जी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। मतलब जो कॉर्नियल अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होंगे ना, वो अब हम पढ़ते हैं। तो उसकी कॉजेज में सारी बातें बैक्टीरिया ही आएंगे। सबसे पहले कॉमन बैक्टीरिया है स्टेफ्लोकोकस ओरियस, फिर स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। और दूसरा, इनको एब्रेजन चाहिए। एब्रेजन का मतलब ये है कि पहले जो हमारे ऊपर एपिथेलियल लेयर है ना कॉर्निया की, ठीक है, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, मतलब कोई इंजरी होनी चाहिए। ठीक है, कोई इंजरी होगी उसके बाद ही ये बैक्टीरिया सुपरसीडल इन्फेक्शन करेंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है, स्टेप्टोकोकस ओरियस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। और फिर आते हैं गोनोकोकस आता है, मोक्सेला आ जाता है, सीडोमोनास एरोजिनोस आ जाता है, क्लेबशेलर प्रोटिस आ जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्वेजिव है। ठीक है, हाईली विरुलेंट है और इजीली हमारी जो इंटैक्ट, मतलब कि ये जो एपिथेलियम इंटैक्ट भी होगी ना, फिर भी ये अटैक करके तो कॉर्नियल अल्सर कर सकते हैं। इनको एब्रेजन चाहिए, इनको एब्रेजन नहीं चाहिए, लेकिन सब कॉमन यही है, स्टेफ्लोकोकस ओरियस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। और उसके बाद पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। पैथोजेनेसिस में 4 स्टेज में डिवाइड है पैथोजेनेसिस। सबसे पहली स्टेज है इनफिल्ट्रेट स्टेज। इनफिल्ट्रेट से आपको पता चला होगा कि इसमें बैक्टीरिया इनफिल्ट्रेट हो रहा है और वाइट ब्लड सेल उस पर अटैक करेंगे। जारी बात है, जब बैक्टीरिया ने आ जाना उसके बाद वाइट सेल्स भी आने हैं उसके लिए अटैक करने के लिए। जो सबसे पहले स्टेज होगी इसके अंदर ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट होगा। आपको पता चल गया कि सामने कॉर्निया हमारा, ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया आ चुका होगा इस टाइम, और उसके बाद हमारे सराउंडिंग से इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, जिसके अंदर आप लोगों को पता न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स हैं जो। ठीक है। साइडों से कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि साइडों पे हमारा लिम्बल प्लेक्सिस एक प्रेजेंट है, ब्लड वेसल जो पूरी है, तो उसमें से निकल के इन्फ्लामेटरी सेल्स हमारी कॉर्निया के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। और ये जब प्राइमरी स्टेज है, जो इन्फिल्ट्रेट स्टेज है, वो अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमें येलोविश वाइट मिलेगा। ये सामने जो बीच में थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा होगा ना, वो येलोविश वाइट कलर का मिलेगा। और हो सकता है कि इसके बाद इसके ऊपर कॉर्नियल एडिमा भी हो जाए। इसके ऊपर जो सामने कॉर्निया के सेल्स होंगे या शैडो पे सेल्स होंगे ये वाले, ठीक है, इनमें एडिमा देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो वहाँ पे एडिमा तो होता ही होता है। तो एडिमा तो आपने इजीली पिक कर लेना कि कॉर्नियल एडिमा भी हो रहा है, और येलिश वाइट देखने को मिल रहा है, लिकोसाइट इन्फिल्ट्रेट हो रही है और बैक्टीरिया वहाँ पे आ चुका हुआ है। प्राइमरी स्टेज ये है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी एक्टिव स्टेज, जिसके अंदर सारा काम होगा कि कॉर्नियल अल्सर कैसे कैसे फैलेगा। ठीक है। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी नेक्रोसिस और उसके बाद स्लफिंग ऑफ सेल्स। कॉर्नियल अल्सर है ना, वो एक्चुअली है ही स्लफिंग ऑफ सेल है। ठीक है। नेक्रोसिस होगी तो हमारे जो सेल के जंक्शन है, मिसाल के तौर पे हमारे एपिथेलियल सेल हैं, इनके आपस में जंक्शन बने हुए हैं। ठीक है। डेस्मोसोम्स ने बनाए हुए हैं, या फिर नीचे वाली साइड पे हेमीडेस्मोसोम्स ने बनाए हुए हैं। ठीक है। नेक्रोसिस होगी तो सेल डेथ होगी, ये जंक्शन टूटेंगे और हमारे ऊपर वाले सेल स्लफ ऑफ हो जाएंगे। ऊपर वाले सेल स्लफ ऑफ होंगे, साथ ही जब ऊपर वाले सेल स्लफ ऑफ हो गए तो ऊपर वाली आपको पता है सबसे पहले लेयर आती है एपिथेलियल लेयर, फिर उसके बाद हमारी आती है बोमेंस लेयर आती है। ठीक है। बोमेंस लेयर के बाद हमारा आ जाता है स्ट्रोमा पूरा का पूरा। ठीक है। अब वो सारा का सारा जो ऊपर वाले इन्फिल्ट्रेट सेल थे, जो वाइट ब्लड सेल थे, या जो भी मसले मसाइल चल रहे थे, एपिथेलियल सेल टूट रहे थे, वो सारा का सारा अब हमारा स्ट्रोमा में आ जाएगा। जो सारा का सारा इन्फ्लामेटरी मटेरियल था वो सारा का सारा स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा स्ट्रोमल एडिमा हो जाएगा। अब स्ट्रोमा के अंदर आ गया क्योंकि ऊपर वाले सेल तो स्लफ ऑफ हो गए, जो एपिथेलियल लेयर सबसे ऊपर वाली वो स्लफ ऑफ हो चुकी है, और उसके नीचे जो बोमेंस मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन लेयर थी सॉरी, वो भी टूट चुकी हुई है। और अब जब ये वाला कॉर्नियम देखेंगे सामने से, ये वाला कॉर्नियम सामने से देखेंगे तो हमें ग्रेइश वाइट नजर आएगा। ऊपर वाला येलिश वाइट नजर आ रहा था, और ये ग्रेइश वाइट और स्वोलन कॉर्निया नजर आएगा। स्वोलन तो आएगा क्योंकि साथ में एडीमा वगैरह भी चल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। और ये एक्टिव अल्सर होगा, इसमें बचा रहा होगा कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन हो रही है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। और रिएक्टिव हाइपरीमिया देखने को मिलेगा, मतलब साइडों पे जो आपकी कंजक्टिवा है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइपरीमिया होगा, काफ़ी ज़्यादा रेड हुआ होगा, उसकी ब्लड वैसे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हुई होंगी। और इंटीरियर यूवेटिस भी देखने को मिलेगा। इंटीरियर यूवेटिस होता है कि जो आयरस है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। आप लोगों को पता है कि जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो इंटीरियर चैम्बर में जा रहे हैं, तो आयरस की इन्फ्लेमेशन कर देंगे वो। पेन भी होगी फिर, ठीक है, उसके बाद ब्लेफरोस्पैज्म हो जाएगा। आप लोगों को पेन की वजह से हम अपनी आंखों को झपक लेते हैं, पूरी ज़ोर से बंद कर लेते हैं आंखों को। ठीक है। और उसके बाद फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है अब इंटीरियर चैम्बर के अंदर हमारा सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह चलेंगे हमें, और साथ में आयराइडोसिक्लाइटिस भी हो जाएगा। जो आयरस है और सिलियरी बॉडी है ना, उनकी भी स्वेलिंग हो जाएगी। मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा। उनकी स्वेलिंग होगी तो हमारा जो लेंस है वो नहीं अकोमोडेट कर पाएगा, आयरस नहीं अकोमोडेट कर पाएगा। आयरस आप लोगों को पता है जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो आयरस बंद हो जाता है ताकि लाइट आंखों में ना जा सके, तो आयरस ही नहीं अकोमोडेट कर पाएगा, ज़्यादा लाइट आंखों में जाएगी तो फोटोफोबिया भी हो जाएगा। और साथ में लैक्रीमेशन भी हो गया। आपको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जब इरिटेशन होती है आंखें तो लैक्रीमेशन होना शुरू हो जाती है। और साथ में विजन भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आगे से हमारा कॉर्निया आ चुका हुआ है, साथ में ओडीमा हो चुका हुआ है, सारा कॉर्निया हेजी हो चुका है इस टाइम, तो उसकी वजह से हमें विजन भी डिक्रीज हो जाएगी। और हाइपोपायोन भी देखने को मिला। हाइपोपायोन इसका पैथोजेनोमिक है,
जो कॉर्नियल अल्सर है, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है। हाइपोपायन क्या होता है कि अब आप लोगों को पता है कि ऊपर वाली लेयर में सारा सारा माल नीचे आ रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह सारे नीचे आ रहे हैं, वो आते 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 सारी लेयर्स क्रॉस करेंगे जो उसकी कॉर्निया की है, और एट द एंड हमारे एंटीरियर चैम्बर में एंड हो जाएंगे। एंटीरियर चैम्बर क्या होता है कि अभी देखो हमारी ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, ये हमारा स्क्लेरा जा रहा है और फिर ये हमारा कॉर्निया आ जाता है। अब यहाँ पे सारा इन्फेक्शन चल रहा है, उसने इस चैम्बर के अंदर आया ना, जो लेंस के आगे आगे होगा ना, जो लेंस है ये हमारा, उसके आगे आगे जो होगा उसको हम एंटीरियर चैम्बर कहेंगे, जो उसके पीछे होगा उसको हम पोस्टीरियर चैम्बर कहेंगे। ये तरह एंटीरियर चैम्बर होगा, इसके अंदर हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाएंगे, जो एपिथेलियल सेल्स टूटेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। कोई जो कोलेजन वगैरह टूटा है जो कि स्ट्रोमल लेयर के अंदर था, वो इसके अंदर आ जाएगा, इस लेयर के इस चैम्बर के अंदर, तो उसको हम कहेंगे हाइपोपायोन है और स्टीराइल है। बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, बैक्टीरिया क्योंकि आपको पता रेंग रूंग नहीं सकता। फंगस में जाएंगे ना, फंगल कॉर्नियल अल्सर पड़ेंगे तो उसके अंदर आता है कि उसका हाफी होता है और वो ट्रैवल कर लेता है, लेकिन बैक्टीरिया ट्रैवल नहीं कर पाता है। इस वजह से सिर्फ इसके अंदर इनफिल्ट्रेट आएंगे जो कि मतलब ल्यूकोसाइट्स वगैरह होंगे, एपिथेलियल सेल्स टूटे फूटे होंगे और कोलेजन वगैरह होगा, तो उसको हम कहेंगे हाइपोपायोन। तो अभी डायग्राम से देख के समझ लो कि जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेज है, एक्टिव स्टेज है, वो कैसी लग रही होगी। सेंटर में एक्टिव अल्सर नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये हमने स्टेनिंग की, ये फ्लोरस स्टेनिंग कहते हैं, आगे जाके पढ़ाता हूँ वो भी। और ये हाइपोपायोन आपको नीचे थोड़ा को देखने को मिल रहा है कि जिससे मटेरियल से जमा हुआ है, ये हमारा पीछे इंटीरियर चैम्बर में है और बाहर से भी हल्का हल्का नजर आ रहा है। हेजी कॉर्निया नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, सारे जो साइडों पे इन्फ्लेमेशन होगी और डीमा वगैरह हो गया, उसके बाद हेजी कॉर्निया नजर आ रहा है। सिलियरी कंजेक्शन देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता है जो हमारा जहाँ पे लिम्बस एंड हो रहा है ना, उसके पीछे ही हमारी सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है, तो सिलियरी बॉडी की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आइरिस की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सिलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बाहर से भी हमें देखने को मिल रही होगी। और उसके बाद हम चलते हैं रिग्रेसिव स्टेज की तरफ, मतलब कॉर्नियल अल्सर कम होना शुरू हो गया, रिग्रेस होना शुरू हो गया है। तो क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात है कि नेचुरल होस्ट अच्छा हो गया हुआ है, या कुछ हमने ऐसी मेडिसिन दी है कि नेचुरल होस्ट अच्छा हो जाए, उसकी वजह से हमारा खुद ब खुद ही कॉर्नियल अल्सर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इस स्टेज के अंदर होगा कि ना हमारी एक डिमार्केशन लाइन बन जाएगी, मतलब सेंटर में अल्सर है, ये सारा रेड 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 अल्सर है, ठीक है। साइडों पे जो वाइट लाइन है ना, ये सारे ल्यूकोसाइड्स हैं, उन्होंने कवर कर लिया हुआ है कि अब जो कॉर्नियल अल्सर है इससे ज़्यादा ना फैल सके, यहीं पे रुक जाए। और येलिश एरिया, इसके अंदर हमारा एडीमा वगैरह हो चुका था या कुछ मसले मसाइल वगैरह हुए थे, लेकिन अब वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो रहा है, खुद ब खुद ही उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो न्यू बन रहे हैं, और जो अंदर कोलेजन वगैरह वो भी न्यू बन रहा है। और साइडों पे ये हमारा कॉर्निया बिल्कुल का बिल्कुल परफेक्ट है, ग्रीन वाला, ठीक है। ये रिग्रेसिव स्टेज होगी। सिकाट्राइजेशन स्टेज क्या होगी? सिकाट्राइजेशन स्टेज के अंदर ये होगा कि आप लोगों को पता है जब कॉर्निया अल्सर होगा, ज़ाहिर बात है उसे रिजॉल्व भी होना है। अब रिग्रेसिव स्टेज चल तो रही है, लेकिन जो सेंटर में थोड़ा बहुत अल्सर है उसका क्या मसला मसाइल हमने करना है, उसको कैसे हल करना है। तो उसमें सबसे पहले होगी एपिथेलियाइजेशन। आपको पता है सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिथेलियल सेल्स की लेयर बनी हुई है, ठीक है। और इन सेल्स को कौन बना रहे थे? बेसल सेल्स। बेसल सेल्स भी कौन से वाले? जो थे हमारे लिम्बल स्टेम सेल थे, ठीक है। लिम्बल स्टेम सेल्स वो न्यू सेल्स बनाएंगे, एपिथेलियल सेल्स, उससे कहेंगे एपिथेलियाइजेशन होनी शुरू होगी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिथेलियल सेल्स वो दोबारा से बनने शुरू हो गए, ठीक है। लिम्बल स्टेम सेल्स उनको बनाएंगे, फिर उसके बाद स्कारिंग भी होगी। स्कारिंग डिपेंड करता है कि आपका अल्सर कितनी हद तक अंदर तक गया हुआ था, कितना ऊपर फैला हुआ था, उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा स्कारिंग करनी है, बॉडी पे डिपेंड होगा। लेकिन जो केराटोसाइड से आप लोग मैंने पढ़ाया था कि जो स्ट्रोमल लेयर है उसके अंदर इस तरह से सारे जो हमारे स्ट्रोमल लैमिला प्रेजेंट है, उसके अंदर केराटोसाइड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। केराटोसाइड्स ही न्यू लैमिलर बनाएंगे। हम लोगों को पता है ये टूट चुके हुए हैं, ये बैक्टीरिया अटैक की वजह से टूट गए थे, अब न्यू जो बना रहा है वो हमारे केराटोसाइड्स बना रहे हैं। और बाकी लिम्बल स्टेम सेल्स, मतलब एक तरह की रिपेयरिंग चल रही है पूरी की पूरी। अगर तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली अल्सर हुआ था तो स्कारिंग बहुत गंदी होगी, तो हो सकता है हमारी ओपेसिटी भी थोड़ी बहुत आ जाए आँख के अंदर, जो कि हम खुद ब खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसकी बहुत ज़्यादा सर्जिकल ऑपरेशन है उसके। उसके बाद क्लिनिकल फीचर में चलते हैं। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट लेके प्रेजेंट करेगा, मतलब पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। पेन क्यों हो रही होगी? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमारी जो नर्व्स है वो एक्सपोज हो चुकी हुई है, जो आपको पता है हाईली इनर्वेटेड एरिया है, उसके नर्व एंडिंग एक्सपोज होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, तो उसकी स्टिमुलेशन होगी। जब स्टिमुलेशन होगी तो हमें पेन होगी। दूसरा सिलेरी बॉडी आप लोगों को पता है, उसकी मैंने बताया कि स्पैजम हो चुका है, सिलेरी बॉडी का स्पैजम होगा, वो कंट्रैक्टेड रहेगा, वो भी पेन करेगा। और दूसरा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी रेज हो चुका है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा ये मिसाल के तौर पर स्क्लेरा है, सामने उसका कॉर्निया आ गया और यहाँ पे हमारा मैशवर्क प्रेजेंट होता है, टैबिकुलर मैशवर्क, ठीक है। वो भी आपको पता है यहाँ पे सारा हाइपोपायोन हो गया, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और टैबिकुलर मैशवर्क बिल्कुल बारीक सा होता है, वो भी हो सकता है बंद हो चुका हो। तो सारा जो हमारा इंटीरियर चैम्बर के अंदर सारा एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, वो सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा। सेकेंडरी ग्लोकोमा होगा तो उसकी भी पेन हमें देखने को मिलेगी। ब्लड विजन की हो रहा है, आपको पता है सारा हेजी कॉर्निया हो चुका है, एडीमा वगैरह हो गया है और अल्सरेशन वगैरह हो गई है, ठीक है। लैक्रीमेशन हो रही है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से,
और फोटोफोबिया देखने को मिल रहा है आयराइडोसेक्लाइटिस की वजह से, क्योंकि हमारा अब ना लेंस मतलब अकोमोडेट कर पा रहा है, ना ही आयरस, उसकी वजह से लाइट ज़्यादा आंखों में जा रही है और फोटोफोबिया हो गया है। रेडनेस ऑफ आई देखने को मिल रही है, आपको पता है कंजक्टिवा भी इन्वॉल्व हो गया, कंजक्टिवा की रेडनेस हो जाएगी साथ में, ठीक है। और क्योंकि कंजेस्टेड और ब्लड वेसल्स हो चुकी हैं, और हेलोज होंगे कुछ पेशेंट में, होंगे सब में नहीं होंगे। हेलोज ये होता है कि उसको अब एडिमा हो चुका है ना, एडिमा की वजह से सर्कल सर्कल नजर आएंगे आंखों के सामने, ठीक है। ये हेलुसिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं, हेलुसिनेशन के अंदर तो हमें दो दो बंदे नजर आते हैं, कुछ अजीब अजीब चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन ये वाला सिस्टम नहीं, सिर्फ इसमें हेलो छोटे छोटे सर्कल नजर आएंगे उसकी आंखों के सामने। साइंस वो हैं जो हमने देखने हैं, पेशेंट जो ये सिम्टम्स है लेके नॉर्मली जो जितने भी अल्सर्स होंगे ना कॉर्निया के, सारे सिम्टम्स इस तरह की रिप्रेजेंट करेगा, साइंस हमने खुद देखने हैं। एक तो विजन डिक्रीज हुई होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों हो रही है, और लिड ऑडिमेटस होंगे, जो आईलिड हैं दोनों वाले, उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन चलेगी, वो भी हमें ऑडिमेटस मिलेंगे, सूजे सूजे मिलेंगे। और जो कंजक्टिवा वो रेड हुआ होगा, आप लोगों को बता चुका हूँ कि सारी जो कंजेस्शन हो चुकी है ब्लड वेसल की वजह रेड कंजक्टिवा मिल रहा है। और जो लिम्बस है उस पर सिलियरी कंजक्शन देखने को मिलती है, आपको बताया कि सारा लिम्बस है ना, इसके पीछे हमारी सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सिलियरी कंजक्शन देखने को मिलेगी हमें। और डिस्चार्ज प्रूलेंट भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है, गोनोकोकस होगा तो प्रूलेंट होगा, कोई आम बैक्टीरिया होगा तो प्रूलेंट नहीं होगा, मतलब पस प्रोड्यूसिंग नहीं होगा। और कॉर्निया में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले अल्सरेटेड कॉर्निया देखने को मिलेगा। अगर प्राइमरी स्टेज पे, इन्फ्लेटेड स्टेज पे, तो उसमें येलिश वाइट होगा। अगर वो सेकंड स्टेज में चला गया, एक्टिव स्टेज में चला गया, तो ग्रेइश वाइट होगा। और हेजी कॉर्निया होगा, क्योंकि आपको पता है अडीमा वगैरह हो रहा है सारा, तो उसकी वजह से और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आ गए, तो कॉर्निया हेजी हो चुका है सारा आगे से, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, वो वाली रही। और कॉर्निया चेंज करेंगे अगर 2% फ्लोरेसेंट डाई के साथ, तो जो अल्सर होगा ना उसको डाई दे देगा, उसको येलिश कलर दे देगा। ये पैथोजेनोमिक है इसका, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। और उसके बाद आप लोगों ने इंटीरियर चैम्बर में जाएंगे, हाइपोपाइन देखने को मिल रहा है। हाइपोपाइन में बता चुका हूँ क्यों हो रहा है, और रेडोसेक्लेटस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब सामने से निकल के इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो एपिथेलियल सेल टूटे, स्ट्रोमल सेल टूटे, वो आ चुके हैं, तो जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे उनके साथ साइटोकाइंस भी तो आएंगे ना, साइटोकाइंस तो ज़रूरी है वहाँ पे, साइटोकाइंस ही तो हमारे कीमो टैक्सिस करते हैं कि न्यू ब्लड सेल्स वहाँ पे आए, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, वो साइटोकाइंस आएंगे, या फिर कोई टॉक्सिन वगैरह जो बैक्टीरिया का है वो जाके इरिटेट करेगा आयरस और सिलियरी बॉडी को, और उनकी इन्फ्लेमेशन कर देगा। उनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो वो और हाइपोपायन बनाएंगे। आपको पता है कि अब अंदर ही इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो हाइपोपायन है ही वो कि मतलब वहाँ पे हमें वाइट सेल्स चाहिए, तो वाइट सेल्स और आ जाएंगे, और हाइपोपायन और बढ़ता जाएगा, और पेन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्राओकुलर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा।